अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत नहीं करना चाह रही और अपोजिशन नहीं करना चाह रही। अजीब अलमिया है पाकिस्तान के साथ इन दिनों, और इसको कुछ दो वाक़यात ने ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। एक वाक़या है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों का जो मुसलसल चल रहा है, ज़ाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। आज कुछ मज़ीद इंकशाफात मेरे पास हैं तो वो गुजारिशात होंगी। और दूसरा, कौमी असम्बली में हुकूमत एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है कि कोई हादसा, कोई सैलाब, कोई ज़लज़ला, कोई वबा इस हुकूमत के रवैये को संजीदा रवैये में बदल नहीं पा रही। ये अलमिया है। आज सबको पता है कि रेती में घोटकी के करीब रेल का हादसा हुआ और दर्जनों लोग जाँ बहक हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। और मतलब फजर को हादसा होता है और उसके बाद मुसलसल कई घंटे गुजरने के बाद, 18-19 घंटे गुजरने के बाद भी रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो पाया। इतना बड़ा हादसा, मौज़िब दुनिया में ऐसा हादसा हो, हुकूमतें हिल जाया करती हैं। और इमरान खान साहब उन्हीं महज़िब दुनिया की मिसालें दिया करते थे जब वो अपोजिशन में थे। और फिर वो कोई साइकिल वाले वज़ीर आज़म का भी जिक्र करते थे और वो कहते थे कि जनाब अगर कोई रेल का हादसा हो तो वज़ीर आज़म और वज़ीर इस्तीफ़ा दिया करते हैं। लेकिन अब रवैया क्या है? मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हुकूमत ने बता दिया है कि कोई तहकीकात नहीं होनी। वो जो ख्वाजा साद रफ़ीक पर मामला डालकर फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और मीडिया के साथ बात करते हुए पीपल्स पेपर पे कि जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक के गुनाह पर ये इस्तीफ़ा क्यों दें आज़म सवाती साहब। अच्छा जी, मान लेते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक का गुनाह है, लेकिन तहकीकात तो होनी है ना कि उसका गुनाह था क्या। तो आपने गुनाह उस पर डाल के तहकीकात करनी नहीं। मैं अभी ये व्लॉग करने के बाद अभी बैठकर ज़रा इधर उधर देख ही रहा था, चीज़ें खबरें पता कर रहा था। ख्वाजा साद रफ़ीक आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने तवील अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात सारी रखी। और ख्वाजा साद रफ़ीक का दौर पाकिस्तान की रेलवे के अच्छे दौरों में अदवार में से उसका शुमार होता है। तबाह हाल रेलवे को उन्होंने पाँव पे खड़ा कर दिया था। लिहाजा उनकी जो बातें थी, क्योंकि उस वक्त जब वो वज़ीर थे हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शामिल होते रहे, उनसे मुलाकात भी होती रही, बातचीत भी होती रही, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे इक़दाम किए थे। और बहरहाल तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जवाब तो दे दिया। अब उसका जवाब तो कोई था नहीं हुकूमत के पास। उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आ गया। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने मामला उठाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोले, एहसन इकबाल बोले, और एहसन इकबाल साहब को आज इस बात पे भी गुस्सा था कि स्पीकर ने पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को बोलने क्यों दिया। कल तक वो पीछे खड़े होते थे बिलावल साहब की तकरीर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब आगे खड़ी होती थी। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, मैं बड़ा लीडर था तो पहले मुझे बोलने देते। पार्लियामानी लीडर का पहला राइट होता है कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में सबसे पहला राइट होता है अपोजिशन लीडर का। और उसके बाद किसी इशू पर अगर बहस करनी, बात करनी है तो पार्लियामानी लीडर बोलते हैं। तो पार्लियामानी लीडर के तौर पर स्पीकर ने आज उनको मौका दिया। एहसन इकबाल साहब को उसकी परेशानी हुई। ठीक है, अपोजिशन है, हुकूमत मुखालिफ है एक दूसरे के, अपोजिशन के अंदर अपोजिशन है, वो इस तरह ही होती है। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा है फवाद चौधरी, हुकूमत का रवैया। फवाद चौधरी साहब ने अपोजिशन के जो तकारीर के बाद खड़े होकर वो पूरी इब्तदाई जो रिपोर्ट कह दें, इब्तदाई तहकीकात कह दें, वो उन्होंने पेश की कि हादसा कैसे पेश आया, क्या फाइंडिंग्स हैं इब्तदाई तौर पर, क्या चीज़ें हुई, कौन सी ट्रेन किस तरह डीरेल हुई, दूसरी ट्रेन किस तरह टकराई, और उसके बाद रेस्क्यू का वर्क वगैरह, ये वो सारा कुछ। और वहाँ पर वज़ीर पहुँचे, सारा उन्होंने वो तफसील से बताया। और वो जो एक, क्योंकि नोट था पूरा, एक लिखा हुआ तहरीर थी, वो तहरीर पढ़ने के बाद जो बात कर रहे हैं वो बात इतने बड़े हादसे के बाद हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार की कौमी असम्बली में नहीं हो सकती। किसी महज़िब मुल्क में होता ऐसा तो ऐसे वज़ीर को कौमी असम्बली से बाहर पकड़ लेते लोग कि भाई इधर वहाँ पे 40-50 लाशें पड़ी हुई हैं, आप क्या वहाँ पर फरमा कर आ गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अच्छा कोई साथ बैठे हैं, नाम क्या है उनका, शामी कुरैशी साहब, वो पास बैठे हुए हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी फातेहाना कि मतलब होता है ना, जैसे अपोजिशन को बता रहे हो कि अब फवाद चौधरी तुम लोगों को ना निबड़ रहा है। भाई फवाद चौधरी अपोजिशन को ना निबड़े, फवाद चौधरी रेलवे को निबड़े। रेलवे के वज़ीर उधर थे, यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी करते हुए वो बता रहे थे, अपना हक़ाइक़ बता रहे थे कि हादसा कैसे पेश आया। और उसके बाद जो उन्होंने बातें की हैं ना,
उन्होंने कहा कि जनाब हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, हम अपोजिशन को इलेक्शन इस्लाहात और वो आजकल इनको अदालती इस्लाहात का बड़ा शौक़ चढ़ा। अदालती इस्लाहात में पता है ना कि वो एक जज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़, जिस तरह हामिद मीर, आसमा शिराजी और इस तरह के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चली हुई है ना, इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ कुछ अरसे से कैंपेन थी। तो अब अदालती इस्लाहात का इनको है। वो शहबाज शरीफ साहब की एक दिन में जो ज़मानत हो जाती है, ज़मानत के बाद 3-4 घंटे के अंदर अंदर उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है ना, तो उसके बाद इन्होंने इलेक्शन इस्लाहात का शौक़ इनको पहले तो था, लेकिन कमेटी बनाकर उसके बाद ये गायब हो गए, लापता हो गए, और अपोजिशन को एनआरओ कह के उन्होंने वो इस्लाहात वाला मामला जो है वो कर दिया था, क्या कहते हैं वो, उस पर मट्टी डाल दी थी। लेकिन अब दोबारा उनको इलेक्शन इस्लाहात का शौक़ चढ़ा है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हों, सेनेट के इंतखाबात हों, हर तरफ इन्होंने जो मट्टी डाली थी ना उस पर, वो मट्टी धूल वो चाटनी पड़ गई इनको इलेक्शनों में। तो वो धूल चाटने के बाद अब दोबारा इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रहे थे। तो इलेक्शन इस्लाहात की बात करके कहते हैं हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी अपोजिशन के साथ कैसे चल सकते हैं। कहते हैं हम अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं इस्लाहात के लिए, लेकिन हम ऐसी अपोजिशन के साथ कैसे चल सकते हैं जो अपोजिशन जो है वो अपने मुकदमात की बात करे, जो अपोजिशन एनआरओ, और फिर वही पुरानी बात कि रेल को नवाज शरीफ ने तबाह किया था, रेल को फ़लाँ ने तबाह किया था, फिर पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। हम तो 3 सालों से इदारों को, इनके तबाह किए हुए इदारों को खड़ा करने में लगे हुए हैं जी। वैसे जब इलेक्शन से पहले जो 100 दिनों का प्लान इमरान खान साहब दे रहे थे, तब भी इमरान खान साहब के साथ जितने लोग थे, वो जो 100 दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब की थी ना, सिवाय इमरान खान साहब के बाकी सारे लोग मुशर्रफ के वज़ीर थे, नवाज शरीफ के वज़ीर थे, पीपल्स पार्टी के वज़ीर थे, यूसुफ रज़ा गिलानी के, वो सारे लोग। तो सब ने बताया तो होगा कि खान साहब कितना बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का, बताया होगा ना, लेकिन नहीं, खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं 100 दिनों में सारा कुछ ठीक कर दूँगा, 100 दिनों का प्लान दिया था। तो बहरहाल वो जो तकरीर थी, उस तकरीर में उन्होंने मतलब एक होता है ना कि बंदे को परेशानी हो कि यार इतना बड़ा हादसा हो गया है, मैं हादसे तक रहूं, ऐवान को यकीन दहानी करवा दूं कि जनाब इसकी तहकीकात होगी, ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाएगी। नहीं, ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है, आज के रेल के हादसे का ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, और फिर करप्शन का इल्ज़ाम, और फिर वही पुरानी बातें और पुराना राग, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की बॉडी लैंग्वेज, अली अमीन गंडापुर बड़े बड़े बालों के साथ पीछे बैठकर फवाद चौधरी की बातों पे उछल कर हंस रहे थे। यानी ये रवैया होता है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया, आज के दिन सब्र कर लें, कल अब अपोजिशन की क्लास लेनी है, कल ले लेते, परसों ले लेते, कौमी असम्बली का बजट इजलास है, चलेगा, आपने जो करना है कर लें, आपने जितनी मुराद सईदी करनी है वो कर लें, बाद में कर लीजिएगा यार। वहाँ से अभी ज़ख्मी नहीं उठाए गए, वहाँ से अभी मैयतें नहीं दफनाई गई, और हुकूमत जो है वहाँ पर शोर मचाना, और पीछे अपोजिशन का वो नारेबाजी चल रही थी और हुकूमत कह लगा रही है। मतलब ये हुकूमत करने वाला रवैया नहीं है। बुनियादी चीज़ जो मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि इस रवैये से हुकूमत नहीं होती, हादसात पर सियासत नहीं होती। सियासत एक अच्छा अमल है, हादसात पर भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मनफी सियासत कि आप मुखालिफ पर इल्ज़ाम लगाकर इतने बड़े हादसे पर मट्टी डाल दें। और हुकूमत वही किया, हुकूमत ने फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा, कौमी असम्बली में भी यही किया। एक होता है सियासी बयानबाजी होती है, चलती है, लेकिन कौमी असम्बली में तो पॉलिसी स्टेटमेंट आती है, पॉलिसी स्टेटमेंट में भी वो मानने को तैयार नहीं है कि हादसे के ज़िम्मेदार कोई और है। तो सोचें, वो जो मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था, तो क्या ये तहकीकात करने वाले इरादे इनके लगते हैं, और क्या ये हुकूमत करने का रवैया है। एहसास ज़िम्मेदारी होता है ना, जिस हुकूमत में एहसास ज़िम्मेदारी होता है उसके चेहरे पर इतने बड़े हादसों पर एहसास निदामत नज़र आता है। यहाँ पर तमस्खुर था, हादसे का तमस्खुर उड़ा रहे थे, रेल का तमस्खुर, मुसाफिरों का, वो जो मर गए उनका मजाक उड़ा रहे थे। और उधर से अपोजिशन है कि जो कमेटी इतने बड़े हादसे के बाद, बुनियादी इंसानी हुकूक है ना कि भाई, और अपोजिशन जो जहाँ अपोजिशन हुकूमत को आड़े हाथों ले सकती है, पार्लियामेंट में हुकूमत टाइम नहीं देती, अपोजिशन क्या करती है, PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चौधरी निसार साहब हुआ करते थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ज़माने में, और उसके बाद वो जो रगड़ा लगाते थे, और उसके बाद मेरा ख्याल है वो नहीं हुए तो नदीम अफजल चंद, वो भी ठीक ठाक मतलब टफ़ टाइम देते थे। अपोजिशन के पास होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़कर भाग गए कि जी मैं नहीं चलानी। राना तनवीर साहब हैं, पता ही नहीं है, राना तनवीर साहब मफा अहमद के मंबा,
वही पता नहीं है कि अपोजिशन है भी कि नहीं। कौमी असम्बली में मैंने रवैया बता दिया कि जनाब अपोजिशन, हुकूमत की अपोजिशन करने के बजाय अपोजिशन के सबसे बड़े कदावर कहते हैं जनाब मेरा 6 फुट कद है एहसन इकबाल साहब, आपको मेरा कद नज़र नहीं आ रहा और आपने बिलावल भुट्टो को पहले तकरीर करने दे दी। तो अपोजिशन की अपोजिशन हो रही, हुकूमत की नहीं हो रही, पीएसी में नहीं हो रही, जनाब अपना कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की ठंडी मीठी अपोजिशन कर रहे हैं वो नहीं हो रही, और बाकी रह जाती थी स्टैंडिंग कमेटियाँ, वहाँ पे वही सुई अड़ी हुई है मेरी कि भाई वो कैसे स्टैंडिंग कमेटी अपना गई ह्यूमन राइट्स वाली हुकूमत के पास। मैंने आज फिर फ़ोन खंगाला, फिर पता किया, एक चीज़ जो ऑब्वियस होती है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे मतलब आप हो जाती है ना, आपसे मिस हो जाती हैं। एक चीज़ ये कि ह्यूमन राइट्स कमेटी मैंने कल भी बताया था कि होती ही अपोजिशन के पास है, क्योंकि हुकूमत पर नज़र रखना होती है। जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं वो ज़्यादातर हुकूमत या हुकूमती इदारों पर उनका इल्ज़ाम होता है, तो लिहाजा हुकूमत खुद तो उस पर कुछ नहीं कर सकती ना, तो अपोजिशन के पास होती है, तो फिर अपोजिशन नोटिस भी लेती है, अपोजिशन उस पर कार्रवाइयाँ भी करती है। और एक होती है डिफेंस कमेटी। डिफेंस कमेटी के मामलात कुछ इस तरह के होते हैं कि होती हुकूमत के पास है। अब हुकूमत की डिफेंस कमेटी अपोजिशन में मुशाहिद हुसैन साहब ने ली। अपोजिशन कौन सी? वो इनकलाबी अपोजिशन, वो मज़ाहमती, वो बयानियाँ, वो नवाज़ शरीफ साहब का बयानियाँ और वो शहबाज शरीफ साहब का वो मतलब बंदा क्या कहे यहाँ पर आकर। तो वो डिफेंस कमेटी शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी, मंशा, मुशावरत से आज जो मुझे पता चला वो गई है डिफेंस कमेटी, अपना उन्होंने ली है मुशाहिद हुसैन साहब ने। मुशाहिद हुसैन साहब जब नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत में आए थे तब मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सेनेटर थे, और आपको पता याद होगा कि वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सेनेटर होने के बावजूद वो हुकूमत का हिस्सा कहलाते थे। नवाज़ शरीफ साहब के साथ चाइना भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। तो मुशाहिद हुसैन साहब तो ज़ाहिर है उनको पता है कि वो किन के लिए काम करते हैं, कौन उनको इस तरह की कमेटीज़ दिलवाता है और किसके लिए ये चीज़ करते हैं। तो बाद में जब ये सारा मुशाहिद हुसैन साहब वाला मामला हुआ तो फिर पता चला, मैंने पता किया फिर पीपल्स पार्टी के लोगों से कि भाई आप फिर तुसी अखा बंद, मतलब आप आंखें बंद करके सोए हुए थे, आपको पता चल रहा था कि यार ये कमेटी अगर हुकूमत के पास चली गई, HR कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमेटी, तो फिर ज़ाहिर है फिर तो कोई ह्यूमन राइट्स पर बात करने वाला कोई नहीं होगा। फिर रेल का हादसा हो, फिर बैरिया टाउन लोगों की ज़मीनों पर कब्जे कर जाए, जो मर्ज़ी करे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो पता चला कि जनाब वो गए थे, शेरी रहमान साहिबा, रज़ा रब्बानी साहब और एक बिजंजो साहब हैं सेनेटर, वो और कुछ और अरकान, अब वो गए थे उधर चेयरमैन सेनेट के पास। उनको उन्होंने गुजारिश की थी कि अगर मुस्लिम लीग नून ने ये कमेटी विथड्रॉ कर ली है तो हमें वापस दे दें, हम रख लेते हैं। तो स्पीकर साहब ने बड़ा उसमें कहा कि नहीं अब तो नहीं, अब नहीं, हम तो चाहते ही यही थे। मतलब उनके वो जो लोग उसमें गए थे वो उनके बकौल स्पीकर साहब की बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी, उन्होंने हमारे सामने फ़ोन शोन उनके सामने किए कि जनाब ये क्या मामला है, इसमें कुछ कर लिया जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जिसके पास कमेटी है वो छोड़ेंगे तो फिर स्पीकर जो है किसी और को दे सकेंगे। तो उधर से PTA वालों ने कहा नहीं जी अब तो नहीं, अब नहीं, हमें जहाँ अपोजिशन तगड़ा हाथ हम पर डाल सकती थी, जहाँ हमें तंग कर सकती थी, वो कमेटी तो हमें मिल गई है ना, और वो कमेटी अब हम वापस नहीं करेंगे। तो ये वाला मामला जो मुशाहिद हुसैन साहब का, फिर मैंने पता किया वही कि जनाब ये मुशाहिद हुसैन साहब ने, फिर नवाज़ शरीफ साहब तो नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब तो नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो अपोजिशन करना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने बड़े खुश होंगे जब आप वहाँ होंगे, आप उनके साथ इन टच होंगे तो हमारे मामला ज़रा ज़्यादा बेहतर सीधे सीधे होते रहेंगे। तो हमें ह्यूमन राइट्स पर हमारा क्या ताल्लुक़, हमने क्या करना है ह्यूमन राइट्स को। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उनके साथ, और फिर वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी इस मुशावरत में शामिल थे। दिलचस्प बात यह, बाद में वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब ने मुझे तो पता ही नहीं लगा था, मुशाहिद हुसैन ने मुझे बताया नहीं था। नहीं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये सारे मुशाहिद हुसैन साहब सारे ऑन बोर्ड थे। और मुशाहिद हुसैन साहब ने पहले दिन ही कह दिया था कि ये कमेटी मैंने नहीं लेनी, मैंने वो कमेटी लेनी है। उन्होंने कहा चुप करके ले लो। और क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, अगर वो ह्यूमन राइट्स कमेटी हुकूमत को ना देते तो फिर मुशाहिद हुसैन साहब को डिफेंस कमेटी नहीं मिलनी थी। इस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जो है वो इंसानी हुकूक, यानी अपोजिशन ने अपोजिशन नहीं करनी। जब इंसानी हुकूक दे दे और अपोजिशन हुकूमत वाली कमेटी रख ले तो वो ना वो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी BAP के वोट लेकर, कहा गया था कि अपोजिशन लीडर कैसे हो सकते हैं, उन्होंने हुकूमत का वोट लिया है, तो जो हुकूमत के पास रहने वाली ट्रेडिशनली कमेटी है पर आप ले लेते हैं
तो फिर आप अपोजिशन कैसे होंगे? फिर आपने पीएसी में भी साबित कर लिया, आपने कौमी असेंबली में भी साबित कर लिया बातों से कि फिर आप तो उस तरह की अपोजिशन नहीं कर रहे। तो अपोजिशन नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, लोग रेल हादसों में मरें, मलिक रियाज ज़मीनों पे कब्ज़े करे, जो मर्ज़ी करे, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। अब आखिर में जी कनीज़ काज़मी साहिबा का ज़रा जिक्र कर लें, हमारी मेहरबान है, उन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया है। वो कह रही है कि 3 साल से पिछली हुकूमत ज़िम्मेदार है हर वाक़े की, ये हुकूमत चने भून रही है 3 साल से। यानी पिछली हुकूमतों के लिए कहा जा रहा है, जो मैंने गुजारिश की थी कि छोले बेच रहे हैं, वो भी यही सवाल उठा रही हैं। अब देखें जी, 3 साल के बाद हुकूमतें इलेक्शन मोड में चले जाया करती हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टियाँ ज़ाहिर अगले इलेक्शन की तैयारी करती हैं ना अपने लिए भी। तो 3 साल से ये हुकूमत, 3 साल गुजरने के बाद भी इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पे लगा रही है। इसका मतलब यही है कि चने ही भून रहे थे, छोले ही बेच रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।